नमस्कार, आप सबका स्वागत है एसएससी मैराथन में। तो आज हम लोग देखेंगे एसएससी में पॉलिटी ऐसा विषय है जहां से हर साल 8 से 12 सवाल पक्के आते हैं। अगर आप आज की ये 2.5-3 घंटे की क्लास ध्यान से देख लेते हैं तो आपका पूरा सिविक्स सिलेबस खत्म हो जाएगा और रिवीजन के बाद ये आपका सबसे मजबूत विषय बन सकता है। बिल्कुल। और आज का ये जो विस्तृत विश्लेषण है ना, ये सिर्फ रटने के लिए नहीं है। हाँ, ये समझने के लिए है। पीडीएफ नोट्स के आधार पर हम 1773 से लेके 1935 तक के सफर को देखने वाले हैं। मतलब एक व्यापारिक कंपनी का शासन कैसे हमारे संविधान की नींव बन गया। सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा का मेन टारगेट यही है। सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटने हैं, हमें समझना है कि ये कानून आखिर क्यों बनाए गए। एग्जैक्टली। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे ब्रिटिश कंपनी का भारत पर नियंत्रण धीरे धीरे एक व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे में बदल गया। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सीधे चलते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट पर। जी, नोट्स में इसे बहुत हाईलाइट किया गया है। द्वैध नियंत्रण या डबल कंट्रोल, मतलब ये प्रणाली असल में थी क्या? देखिए, कंपनी उस समय सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी, वो इलाके भी जीत रही थी। तो ब्रिटिश सरकार को टेंशन होने लगी। पावर हाथ से जाने का डर। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने सत्ता को बांट दिया। जो व्यापारिक मामले थे यानी कमर्शियल अफेयर्स, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिए। जो पुरानी संस्था थी। हाँ, और जो राजनीतिक मामले थे, पॉलिटिकल अफेयर्स, उनके लिए एक नई संस्था बना दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब साफ तौर पे शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। जी, और ये नया बोर्ड सीधे ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करता था। क्या बात है। अब इसके बाद नोट्स में 1813 का चार्टर एक्ट आता है और यहाँ तो मतलब हैरानी होती है देखकर। क्यों? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, मतलब उनकी मोनोपोली पर एक बड़ा सा स्टॉप लगा दिया गया। हाँ, स्टॉप तो लगा, लेकिन क्या? इसमें एक बहुत बड़ा अपवाद था, एक्सेप्शन। एकाधिकार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। अच्छा। चाय यानी टी और चीन के साथ जो व्यापार था, उस पर अभी भी सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का ही कब्जा था। ओहो, मतलब जो सबसे ज्यादा मुनाफे वाली चीजें थी वो उन्होंने अपने पास ही रखी हैं। बिल्कुल। ब्रिटिश सरकार एकदम से कंपनी का पूरा प्रॉफिट नहीं मारना चाहती थी। बाकी चीजों के लिए दरवाजे खोल दिए, पर चाय और चीन कंपनी के पास ही रहे। बहुत ही चालाकी भरा कदम था ये। चलिए 1833 के चार्टर एक्ट पर आते हैं। यहाँ तो पदों के नाम ही बदल गए। जी, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो अचानक भारत का गवर्नर जनरल बन गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। सही कहा आपने। और एक लॉ कमीशन यानी विधि आयोग भी बनाया गया। तो इसका मतलब क्या था असल में? इसका सीधा सा मतलब था केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। अब मद्रास और बम्बई की कानून बनाने की शक्तियां छीन ली गई थीं। पूरी पावर एक जगह जनरल के हाथों में आ गई। ये ब्रिटिश हुकूमत का केंद्रीकरण पूरा करने का संकेत था। और इसके ठीक 20 साल बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी एक्ट ने आधुनिक सिविल सेवाओं की नींव रखी, जो आज भी चल रही है। बिल्कुल। पहली बार सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता यानी ओपन कंपटीशन शुरू किया गया। मतलब पहले कोई एग्जाम नहीं होता था? नहीं, पहले सिर्फ सिफारिश से लोग रखे जाते थे। पर अब योग्यता के आधार पर भर्ती तय हुई और इसके लिए मैकाले समिति बनाई गई। ये तो उन सभी छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। जी, और एक और बड़ा काम हुआ। पहली बार विधायी और कार्यकारी कार्यों को, मतलब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया। मतलब कानून बनाने वाले अलग और लागू करने वाले अलग। बिल्कुल, एक छोटी संसद जैसी व्यवस्था शुरू हो गई थी। लेकिन फिर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है 1857 की क्रांति, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। हाँ, और इसके तुरंत बाद आता है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। पीडीएफ में इसे बहुत डिटेल में बताया गया है। क्योंकि इसने कंपनी का शासन पूरी तरह से उखाड़ फेंका, एक झटके में। और सीधा ताज का शासन यानी क्राउन रूल लागू हो गया। जी हाँ, ब्रिटिश महारानी ने सीधे सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसमें पदनाम भी तो बदले गए ना। गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय कहलाने लगा। हाँ, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। वाइसरॉय मतलब सीधा ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि। और लंदन में एक नया पद बना दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सही कहा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को खत्म करके सारी पावर इसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी गई। बहुत बढ़िया। अब हम एक ऐसे एक्ट पे आते हैं जो थोड़ा संवेदनशील है पर परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी है। 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जिसे मॉर्लेमेंटो सुधार भी कहते हैं। और यहां मैं साफ कर दूं कि हम सिर्फ ऐतिहासिक स्रोतों और पीडीएफ के तथ्यों पर बात कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ
एग्जाम के फैक्ट्स को निष्पक्ष रूप से समझना है। बिल्कुल। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इस एक्ट का असर बहुत गहरा था। इसने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत की। मतलब वोटिंग के आधार पर समाज को बांट दिया। जी, पृथक निर्वाचन का मतलब था कि मुस्लिम उम्मीदवारों को सिर्फ मुस्लिम वोटर ही चुन सकते थे। ये तो एक तरह से सांप्रदायिकता को लीगल बना देना हुआ। एग्जैक्टली। पीडीएफ में इसे लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म ही कहा गया है। इसी कदम की वजह से लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बहुत बार। खैर, यहाँ से ये चर्चा और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम उस टॉपिक पर आ गए हैं जिसे नोट्स में कंफ्यूजन किलर कहा गया है। हाँ, 1919 और 1935 के एक्ट का कंफ्यूजन। बिल्कुल। अक्सर छात्र द्वैध शासन या डायरकी को लेकर अटक जाते हैं, तो चलिए इसे क्लियर करते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी 1919 के एक्ट में क्या हुआ था? 1919 के एक्ट ने प्रांतों में यानी प्रोविंसेस में द्वैध शासन लागू किया। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? बिल्कुल। प्रांतीय विषयों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। मतलब रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। जी, जो रिजर्व्ड विषय थे जैसे पुलिस या टैक्स, वो गवर्नर के पास रहे, और जो ट्रांसफर्ड विषय थे जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य, वो भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। मतलब मलाई वाले विभाग अंग्रेजों ने खुद रख लिए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। और इसी एक्ट से केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था यानी बाइकैमरलिज्म भी आई। लोकसभा और राज्यसभा जैसा कुछ? जी, बिल्कुल वैसा ही। तो फिर 1935 के भारत सरकार अधिनियम में क्या नया था, जिसे नोट्स में संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया है? क्या वहां से हटा दी? हाँ, और प्रांतों को स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी। लेकिन वो डायरकी खत्म नहीं हुई, वो खिसक कर केंद्र में आ गई। अरे वाह, ये याद रखने का बहुत सही तरीका है। 1919 में डायरकी प्रांतों में थी और 1935 में वो केंद्र में चली गई। बिल्कुल सटीक। और भी तो बहुत कुछ था 1935 के एक्ट में। बहुत कुछ था। शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में हुआ, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट, जो आज भी हमारे संविधान में है। हाँ, 7वीं अनुसूची में। जी, और आरबीआई की स्थापना भी इसी एक्ट के तहत हुई। एक फेडरल कोर्ट भी बनाया गया, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट बना। हाँ, इसीलिए तो इसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। हमारे आज के संविधान का 60% से ज्यादा हिस्सा सीधा 1935 के एक्ट से लिया गया है। ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है। चलिए अब एक क्विक रिवीजन हो जाए। रैपिड फायर राउंड, सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। तो पहला सवाल, आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? 1935 का अधिनियम। परफेक्ट। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, 1858 के एक्ट से। और आखिरी सवाल, प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ? 1919 के एक्ट में। शानदार। अगर सुनने वाले छात्र इस तरह से चीजों को लिंक कर लें तो पॉलिटी में मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं है। तो अब हम बात करेंगे भारत के लोकतंत्र की नींव और उसकी आत्मा के बारे में। इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य उन ऐतिहासिक दस्तावेजों, तथ्यों और स्रोत सामग्री का विश्लेषण करना है जिन्होंने भारतीय संविधान और उसकी प्रस्तावना को आकार दिया। बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो रिसर्च है, ये सिर्फ इतिहास की कुछ तारीखों का संकलन नहीं है। हाँ। बल्कि हमें ये समझना है कि 1934 के एक बहुत ही छोटे से विचार ने कैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का रूप ले लिया। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं कि आखिर एक नया राष्ट्र अपनी पहचान और अपने नियम पन्नों पर कैसे उतारता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रातों रात नहीं हुआ। ये एक बहुत ही क्रमिक और संघर्षपूर्ण विकास था। और इस विकास को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमारे जो नोट्स हैं वो बताते हैं कि 1934 में एमएन रॉय ने पहली बार संविधान सभा का विचार रखा था। जरा सोचिए, 1934 में ब्रिटिश राज के चरम पर यह कहना कि भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे, मतलब ये कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। बहुत बड़ी बात थी। और इसके बाद तो एक लंबा दौर चला। दस्तावेजों में साफ दिखता है कि 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव आया था। जिसे स्वीकार तो किया गया, लेकिन बात नहीं बनी। हाँ, फिर 1942 का क्रिप्स मिशन आया, जो पूरी तरह विफल रहा। और उस विफलता का जो तनाव था वो उस वक्त के माहौल में साफ महसूस किया जा सकता था। बिल्कुल।
फिर अंततः 1940 में कैबिनेट मिशन योजना आई और इसी योजना की सफलता से असल में उस संविधान सभा का गठन हुआ जिसने हमारे भविष्य का खाका खींचा। तो अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा सामने आता है जो उस समय के लोकतंत्र के गणित को बयां करता है। लोकतंत्र का गणित, ये सही शब्द है, क्योंकि ये कोई मनमाना नंबर नहीं था। 1946 में जब ये सभा बनी तो उसमें कुल 389 सदस्य तय किए गए थे। 389 सदस्य? 3 सीटें देशी रियासतों के लिए थी और बाकी 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से। बिल्कुल। लेकिन ये गणित बहुत जल्द बदल गया क्योंकि विभाजन हो गया। हाँ, देश के बंटवारे के बाद ये संख्या 389 से घटकर महज 299 रह गई थी। तो अब एक सवाल जो हमेशा जहन में आता है कि क्या इन 299 सदस्यों को सीधे जनता ने वोट देकर चुना था? क्योंकि अक्सर लोग मान लेते हैं कि इतने बड़े दस्तावेज को बनाने वाले सीधे जनता द्वारा ही चुने गए होंगे। देखिए, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं हुए थे। उस समय सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर सीधा चुनाव करवाना बहुत मुश्किल था, इसलिए एक अप्रत्यक्ष चुनाव का रास्ता अपनाया गया। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा इन सदस्यों को चुना गया। और इसके लिए जिस तरीके का इस्तेमाल हुआ उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। हाँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चाहता है कि हमारे निर्माता जमीनी हकीकत को बखूबी समझते थे। अब अगर बैठकों की बात करें तो दिसंबर 1946 का महीना बहुत अहम था। बहुत अहम। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई जहां सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और बिना कोई समय बर्बाद किए ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। काम की गति बहुत तेज थी। हाँ, और इसी कड़ी में 13 दिसंबर 1946 का दिन आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। बिल्कुल, ये कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था, ये एक दर्शन था जो आगे चलकर पूरे संविधान का आधार बना। तो इस वैचारिक नींव पर काम करने के लिए पूरी सभा को कई प्रमुख समितियों में बांटा गया था। हाँ, काम का बंटवारा बहुत योजनाबद्ध था, जैसे संघ शक्तियां समिति और मूल अधिकार समिति। ये जवाहरलाल नेहरू के पास थी। सही कहा। और प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल को सौंपी गई। लेकिन इन सब के विचारों को एक कानूनी शक्ल देने का जो सबसे भारी काम था वो था प्रारूप समिति का, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक सामूहिक प्रयास था। इस समिति में उनके साथ कई दिग्गज थे, जैसे एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, और शुरुआत में बी.एल. मिटर और डी.पी. खेतान भी थे, जिन्हें बाद में बदला गया। बिल्कुल। तो इन सब ने मिलकर दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया। और इस पूरी प्रक्रिया में जो समय लगा वो आंकड़े भी हैरान करते हैं। 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 साल। हाँ, और लागत आई करीब 64 लाख रुपए। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया। हाँ, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, यानी इन्फोर्स किया गया। इन आंकड़ों के पीछे एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि ये संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी, सॉवरेन बॉडी। इसका मतलब ये है कि उनके फैसलों पर ब्रिटिश संसद का कोई हस्तक्षेप नहीं था। सारे निर्णय पूरी तरह बहस पर आधारित थे। और वो जो बिना किसी बाहरी दबाव के फैसले लेने की स्वतंत्रता थी, उसकी गूंज आज भी हमारी प्रस्तावना में सुनाई देती है। प्रस्तावना, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, जिसे संविधान की आत्मा और परिचय पत्र भी कहा जाता है। इसके जादुई शब्द हम भारत के लोग, जो ये स्पष्ट करते हैं कि सत्ता का स्रोत सीधे जनता है। और जैसा कि हमने पहले कहा, ये प्रस्तावना उसी नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का परिष्कृत रूप है। तो चलिए प्रस्तावना के उन 5 मूल शब्दों का तथ्यात्मक विश्लेषण करते हैं। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सॉवरन। इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है, हम बाहरी हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त हैं। दूसरा शब्द है समाजवादी यानी सोशलिस्ट। यहाँ इसका अर्थ सामाजिक और आर्थिक समानता से है। राज्य का लक्ष्य है अवसर की असमानता को खत्म करना। तीसरा शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण है, पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर। इसका सीधा मतलब यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखेगा। चौथा है लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक।
मतलब जनता द्वारा जनता के लिए शासन। और पांचवा है गणराज्य या रिपब्लिक। ये थोड़ा दिलचस्प है क्योंकि लोग अक्सर लोकतंत्र और गणराज्य को एक मान लेते हैं। हाँ, लेकिन गणराज्य होने का मतलब है कि राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, कोई राजा नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। बिल्कुल। लेकिन प्रस्तावना के इस स्वरूप में एक बड़ा ऐतिहासिक मोड़ भी आता है, 1976 का 42वां संविधान संशोधन। जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हाँ, तो इस पर स्रोत सामग्री क्या कहती है? स्रोत बहुत निष्पक्ष रूप से यह तथ्य रखते हैं कि प्रस्तावना में आज तक केवल एक बार संशोधन हुआ है और वो यही था। और इसी संशोधन के तहत SSI कोड वाले शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। बिल्कुल ऐतिहासिक मामलों से समझ सकते हैं। पहला बेरुबारी मामला 1960 का। हाँ, बेरुबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। नहीं है। लेकिन फिर 13 साल बाद 1973 में केशवानंदन भारती मामले ने सब बदल दिया। बिल्कुल। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलटा और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग है। और क्योंकि ये भाग है, इसलिए संसद इसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन यहीं से एक नए सिद्धांत का जन्म हुआ। और वो है मूल संरचना सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, यानी ये अमेंडेबल है, लेकिन वो मूल ढांचा नहीं बदल सकती। मतलब कोई भी ऐसा बदलाव नहीं हो सकता जो बेसिक स्ट्रक्चर को ही खत्म कर दे। सही कहा। अब इस मूल संरचना में क्या क्या आता है? दस्तावेजों के अनुसार इसमें संविधान की सर्वोच्चता शामिल है, लोकतंत्र और गणराज्य का स्वरूप शामिल है, और इसके अलावा संघीय ढांचा और न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू, जिसका मतलब है कि संसद कोई भी कानून बनाए, अदालत उसकी जांच कर सकती है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा का एक त्वरित सारांश दें, तो 1946 के कैबिनेट मिशन से लेकर 1973 के केशवानंद भारती के स्तंभ, भारतीय संविधान लगातार विकसित और मजबूत हुआ है। और एक संप्रभु निकाय के रूप में डॉक्टर अंबेडकर और अन्य निर्माताओं द्वारा किया गया वो काम आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। और हमारे स्रोत दस्तावेज ये भी संकेत देते हैं कि इस ज्ञान की यात्रा में अगला तार्किक कदम मौलिक अधिकारों को समझना होगा, फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि सफलता निरंतर प्रयास से मिलती है। और इस चर्चा को समेटते हुए हमें ये भी देखना चाहिए कि प्रस्तावना के शब्द सिर्फ स्याही नहीं है, ये एक राष्ट्र के शासन की दिशा तय करते हैं। तो अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की आत्मा के बारे में। आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है वो कुछ बेहद महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री और नोट्स पर आधारित है, और हमारा उद्देश्य केवल कुछ कानूनी धाराओं को पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारा मिशन इस चर्चा में ये समझना है कि संविधान का भाग 3 जो मौलिक अधिकारों की बात करता है, भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्व हैं और भाग 4A जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये तीनों हिस्से एक साथ मिलकर भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कैसे खड़ा करते हैं। सही कहा। जब कोई इन दस्तावेजों को गहराई से देखता है तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली दस्तावेज के पन्ने पलट रहे हों। मतलब ये हमारे देश का मैग्ना कार्टा है। और एक बात जो इस सामग्री से बिल्कुल साफ होती है वो ये कि अधिकारों और कर्तव्यों का ये जो संतुलन है वो किसी भी नागरिक के लिए एक सुविज्ञ या बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड इंसान बनने का सबसे बड़ा शॉर्टकट है। चलिए सबसे पहले उस नींव की बात करते हैं जिस पर ये सब टिका है। भाग 3 यानी मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक फैले हुए हैं। शुरुआत होती है अनुच्छेद 12 से, जो राज्य की परिभाषा देता है। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि आम भाषा में राज्य सुनते ही हमारे दिमाग में किसी प्रदेश या स्टेट का ख्याल आता है। वही ना, लेकिन संविधान के हिसाब से राज्य का मतलब सिर्फ केंद्रीय राज्य सरकारें नहीं है। इसमें हमारी संसद, विधानसभाएं, स्थानीय निकाय जैसे कि पंचायत और यहां तक कि सरकारी उपक्रम भी शामिल हैं, मतलब PSU भी। और इसे इतना व्यापक इसलिए रखा गया है ताकि सत्ता की जवाबदेही हर स्तर पर तय हो सके। एक आम इंसान के लिए उसकी ग्राम पंचायत ही सरकार है। अगर वो पंचायत अधिकारों का हनन करती है तो वो ये कहकर नहीं बच सकती कि हम कोई बड़ा राज्य थोड़ी हैं। क्या बात है। और इसी सुरक्षा को और पुख्ता करता है अनुच्छेद 13, जो विधि शून्यता का विश्लेषण करता है। ये एक तरह की
अदृश्य ढाल की तरह है। बिल्कुल, एक अदृश्य ढाल। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अगर कोई भी संस्था ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है, तो वो कानून अपने आप शून्य या वॉइड हो जाएगा। ये तो बहुत शक्तिशाली सुरक्षा है। तो अब जब ये ढाल हमारे पास है तो देखते हैं कि 44वें संशोधन के बाद हमारे पास मुख्य रूप से कौन से 6 मौलिक अधिकार बचते हैं। मैं शुरुआत करता हूं समानता के अधिकार से, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। जिसमें अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता देता है, यानी कानून के सामने सब बराबर है, और 15वां अनुच्छेद भेदभाव को पूरी तरह रोकता है। और 16वां रोजगार में समान अवसर देता है। लेकिन इन नोट्स में क्विक रिवीजन के लिए जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो है अनुच्छेद 17। ये अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत करता है। ये समाज को बदलने वाला एक ऐतिहासिक कदम था। और इसी श्रेणी में 18वां अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है, ताकि समाज में कोई बनावटी श्रेष्ठता न रहे। बिल्कुल। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 तो अपने आप में 6 स्वतंत्रताओं का एक पूरा पैकेज है। हाँ, जैसे बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांति से सभा करने की, अपना संघ बनाने की, और पूरे देश में कहीं भी बेरोक टोक आने जाने की। और निवास करने या कोई भी व्यवसाय चुनने की आज़ादी भी इसी में है। लेकिन परीक्षा के नजरिए से और एक नागरिक की समझ के लिए अनुच्छेद 21 सबसे ऊपर आता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्योंकि इसका दायरा बहुत विशाल है, और इसी के साथ जो अनुच्छेद 21A जोड़ा गया वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार पक्का करता है। शिक्षा के बिना आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है। एकदम सही। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23 और 24 में आता है। इसमें मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर पूर्ण निषेध है। और साथ ही 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कारखानों और खदानों में काम करना भी पूरी तरह वर्जित है। ये बच्चों को सुरक्षित रखने की एक बड़ी गारंटी है। अब आते हैं चौथे अधिकार पर, धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28। कोई भी धर्म अपनाने और उसके प्रचार करने की आज़ादी। लेकिन सबसे रोचक बात जो मुझे इसमें लगी वो ये है कि कोई धार्मिक कर या रिलीजियस टैक्स नहीं लगाया जा सकता। यही तो हमारे धर्मनिरपेक्ष ढांचे की सुंदरता है। और इसी से जुड़ा है 5वां अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में है। मतलब ये अल्पसंख्यकों के लिए है ना? हाँ, यह अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का पूरा अधिकार देता है। लोकतंत्र में बहुसंख्यकों के साथ साथ अल्पसंख्यकों की पहचान भी उतनी ही सुरक्षित रहनी चाहिए। ये सब सुनकर बहुत सशक्त महसूस होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल इन स्रोतों में उठाया गया है वो ये कि अगर कोई सरकार इन अधिकारों को माने ही नहीं तो क्या होगा? और यहीं पर इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा प्रवेश करता है, छठा मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो है अनुच्छेद 32। हाँ, और इसी अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। क्योंकि बिना ऐसे लागू किए बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे शब्द रह जाएंगे। अगर अधिकारों का हनन होता है तो निचली अदालतों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा विशेषाधिकार है, और जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाता है तो न्यायालय के पास इन अधिकारों को बचाने के लिए 5 रिट्स या 5 विशेष आदेश होते हैं। चलिए इन्हें थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करते हैं। पहला है हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ बहुत स्पष्ट है, शरीर को प्रस्तुत करो। अगर किसी को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है तो कोर्ट आदेश देता है कि उस व्यक्ति को तुरंत सामने लाया जाए। दूसरा आदेश है मैंडमस, जिसे हम परमादेश कहते हैं। इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कानूनी काम करने से मना कर दे, तब कोर्ट उन्हें अपना काम करने का आदेश देता है। और तीसरा है प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, जिसका सीधा मतलब है रोकना। बिल्कुल, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करती है तो ऊपरी अदालत कार्रवाई को वहीं रोकने के लिए ये आदेश जारी करती है। और चौथा आदेश सर्श्योरारी या उत्प्रेषण है। ये भी तो अदालत से ही जुड़ा है। हाँ, ये दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन उत्प्रेषण तब इस्तेमाल होता है जब निचली अदालत कोई फैसला सुना चुकी होती है। उस गलत फैसले को प्रमाणित करके रद्द करने के लिए ये रिट जारी होती है। समझ गया। और 5वां है को वेरांटो या अधिकार पृच्छा, जिसका मतलब है
किस अधिकार से? यानी अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर बिना कानूनी हक के बैठ गया है तो कोर्ट उससे उसकी योग्यता और अधिकार पूछ सकता है। तो ये पांचों रेट्स एक आम इंसान को ताकतवर बनाती हैं। और इन शक्तियों को जमीन पर कैसे उतारा गया, इसके लिए कुछ ऐतिहासिक मुकदमे हैं, जैसे 1973 का केशवानंद भारती केस। ये भारतीय कानून का एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। इस केस में पहली बार मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत सामने आया। मतलब ये तय हो गया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। आप इमारत की सजावट बदल सकते हैं, पर नींव नहीं तोड़ सकते। बिल्कुल सही। और दूसरा बड़ा लैंडमार्क है 1978 का मेनका गांधी केस, जिसने अनुच्छेद 21 को पूरी तरह से खोलकर रख दिया। हाँ, जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से जीवित रहना नहीं है, बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन या डिग्निटी के साथ जीना है। ये तो वो अधिकार हो गए जो सीधे न्यायालय से लागू करवाए जा सकते हैं। लेकिन एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो मौलिक अधिकार अमेरिका से प्रेरित हैं और ये न्यायोचित है। जो देश में राजनीतिक लोकतंत्र बनाते हैं। लेकिन एक राज्य को सिर्फ पुलिसिंग तो नहीं करनी है, उसे एक कल्याणकारी भी होना है। और इसी कल्याणकारी राज्य का ब्लूप्रिंट हमें मिलता है भाग 4 में, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसे GPSP भी कहते हैं। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इनमें और मौलिक अधिकारों में सबसे बड़ा तकनीकी फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये गैर न्यायोचित है। मतलब अगर सरकार इन्हें तुरंत लागू नहीं कर पाती तो इनके आधार पर कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता। तो फिर इन्हें रखा क्यों गया? क्योंकि आज़ादी के वक्त इतने संसाधन नहीं थे कि रातों रात सबको सब कुछ दे दिया जाए। लेकिन इनका लक्ष्य देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र बनाना है। ये सरकार के लिए एक नैतिक कर्तव्य है। और इस अध्ययन सामग्री में इन तत्वों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है समाजवादी, जहां समान कार्य के लिए समान वेतन और आजीविका की बात होती है। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, और ये परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से अनुच्छेद 40, जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है ताकि गांव अपने फैसले खुद ले सकें। और इसी में कुटीर उद्योग उनको बढ़ावा देना भी शामिल है। तीसरा वर्गीकरण है उदार बौद्धिक। इसमें वो विषय आते हैं जिन पर आज भी बहुत बहस होती है। बिल्कुल, जैसे समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। भाग 3 ने ताकत दी, भाग 4 ने दिशा दिखाई। लेकिन जब मैं ये नोट्स पढ़ रहा था तो मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य भाग 4A को देखकर हुआ, मौलिक कर्तव्य। आश्चर्य क्यों? क्योंकि मूल संविधान में ये थे ही नहीं। जब संविधान लागू हुआ तो उसमें कर्तव्यों का कोई जिक्र ही नहीं था। ये सच में एक रोचक ऐतिहासिक तथ्य है। इन्हें बहुत बाद में 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और शुरुआत में ये 10 थे। और बाद में 2002 में 86वें संशोधन के तहत एक और कर्तव्य जोड़ा गया जो शिक्षा से संबंधित था। तो कुल 11 कर्तव्य हो गए। और इन प्रमुख कर्तव्यों में बहुत ही बुनियादी बातें शामिल हैं, जैसे संविधान का, राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रगान का सम्मान करना, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, और हाँ, पर्यावरण की रक्षा करना भी इसी में आता है। लेकिन इन सब में एक ऐसा कर्तव्य है जो मुझे आज के समय में सबसे जरूरी लगता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या साइंटिफिक टेम्पर अपनाना। यानी सवाल पूछना की आदत डालना और तर्क के आधार पर चीजों को समझना। बिल्कुल। अगर समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होगा तो लोकतंत्र अंधविश्वासों में घिर जाएगा। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो निष्कर्ष बहुत साफ है। भाग 3 नागरिक को ताकत देता है, भाग 4 सरकार को दिशा दिखाता है और भाग 4A नागरिक को उसकी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसी एक के बिना भी लोकतांत्रिक ढांचा अधूरा है। बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे आज की इस विशेष गहन चर्चा में भारतीय शासन व्यवस्था और राजनीति के बारे में। हाँ, और सच कहूं तो ये विषय बाहर से जितना जटिल लगता है, अंदर से उतना ही दिलचस्प है। एकदम सही कहा। और आज की इस चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत है वो है SSC इंडियन पॉलिटी एसेंशियल्स और द आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन गवर्नेंस के विस्तृत नोट्स। जी, ये दोनों ही स्रोत अपने आप में इस पूरे विषय को बहुत ही सटीक ढंग से समझाते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन ये है कि इस गहन चर्चा में हम समझें कि भारतीय संविधान का ढांचा यानी आर्टिकल 1 से लेकर
संसद की कार्यप्रणाली तक आखिर काम कैसे करता है। और वो भी बिना किसी बोझिल शब्दावली के, बहुत ही आसान और रोचक तरीके से। सही कहा। और चर्चा की शुरुआत में ही मैं एक आहा पल साझा करना चाहती हूँ। जब मैं नोट्स को पढ़ रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि कैसे हमारा संविधान दरअसल कई अलग-अलग विचारों का एक बेहतरीन मिश्रण है। तो चलिए इस पर से पर्दा उठाते हैं। जरूर। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये समझना जरूरी है कि संविधान सिर्फ एक नियमों की किताब नहीं है। ये देश को चलाने वाला एक जीवंत ढांचा है, एक ऐसी व्यवस्था जो वक्त के साथ सांस लेती है। जीवंत ढांचा, ये बहुत ही खूबसूरत शब्द इस्तेमाल किया आपने। तो इस जीवंत ढांचे की शुरुआत होती है आर्टिकल 1 से, जिसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। जी, यहाँ इस यूनियन शब्द पर गौर करना बहुत जरूरी है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो इन दोनों में आखिर अंतर क्या है? एक आम श्रोता को लग सकता है कि दोनों का मतलब तो संघ ही होता है। दरअसल अमेरिका जैसे देश एक फेडरेशन है। वहाँ कई स्वतंत्र राज्यों ने आपस में एक समझौता किया और एक देश बनाया, जिसका मतलब यह है कि राज्य जब चाहें उस समझौते से अलग भी हो सकते हैं। पर भारत के मामले में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है ना? एकदम सही। भारत कोई ऐसा संघ नहीं है जो राज्यों की सौदेबाजी से बना हो। यहाँ राज्य अपनी मर्जी से देश से अलग नहीं हो सकते। हम एक यूनियन है, यानी राज्यों का संघ। इस पर एसएससी नोट्स में एक बहुत ही शानदार बात दी गई है। वहाँ एक स्पेसिफिक डिटेल है कि भारत अखंडित राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। हाँ, ये वाक्य पूरी व्यवस्था का निचोड़ है। मतलब प्रशासनिक सुविधा के लिए संसद देश के भीतर राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, दो राज्यों को मिला सकती है या उनके नाम बदल सकती है। बिल्कुल, यानी राज्य विनाशी हैं, लेकिन जो पूरा देश है, जो संघ है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। वो पूरी तरह से अविनाशी है। ये सच में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर राज्यों के पास इतनी कम शक्तियां हैं तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? क्या हमारा ढांचा पूरी तरह से संघीय या फेडरल है? यहीं पर क्वाजी फेडरल या अर्धसंघीय का विचार आता है। इसको समझने के लिए हमें फेडरल और यूनिटरी यानी संघीय और एकात्मक झुकाव के तराजू को देखना होगा। अच्छा, तो इस तराजू के एक पलड़े पर संघीय विशेषताएं हैं। जी, जैसे हमारे पास एक लिखित संविधान है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो दोनों के बीच के विवादों को सुलझाती है, और द्विसदनीय विधायिका भी तो इसी में आती है। एकदम। ये सभी बातें एक मजबूत फेडरल ढांचे की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन जब हम तराजू के दूसरे पलड़े को देखते हैं, जहां यूनिटरी या एकात्मक झुकाव है, तो तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। सही पकड़ा आपने। अब देखिए, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति सीधे केंद्र द्वारा की जाती है। और आपातकाल या इमरजेंसी के दौरान तो राज्यों की सारी शक्तियां केंद्र के पास ही चली जाती हैं। बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है अवशिष्ट शक्तियां, जिसे हम रेसिड्यूरी पावर्स भी कहते हैं। हाँ, वो विषय जो संविधान बनते वक्त किसी सूची में नहीं थे। जी, उन पर कानून बनाने का अधिकार भी सिर्फ केंद्र के पास है। इसीलिए इस व्यवस्था को क्वाजी फेडरल कहा जाता है। तो एक तरह से जरूरत पड़ने पर यह पूरी तरह से एकात्मक हो जाता है। हाँ, अब इन शक्तियों के विभाजन को जमीन पर उतारने के लिए 7th शेड्यूल या 7वीं अनुसूची बनाई गई है। हाँ, और इसमें 3 अलग-अलग सूचियां हैं, कानून बना सकते हैं। और दूसरी है राज्य सूची या स्टेट लिस्ट, जिसमें स्थानीय महत्व के विषय आते हैं और इन पर राज्य कानून बनाते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प है तीसरी सूची, समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची सच में एक बहुत अनोखी व्यवस्था है। यहाँ केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के कानून आपस में टकरा जाएं, तब क्या होगा? वही एकात्मक झुकाव वाला नियम लागू होता है। ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होता है। समझ गई। अब अगर हम इस कानून बनाने वाली और देश चलाने वाली धुरी की तरफ बढ़ें, तो सबसे बड़ा पद आता है राष्ट्रपति का। बिल्कुल, संविधान के आर्टिकल 52 से 67 तक राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर योग्यताओं की बात करें तो उनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वो भारत के नागरिक हों और उनमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और कार्यकाल 5 साल का होता है। पर यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात उनकी चुनाव प्रक्रिया है।
ये कोई आम चुनाव नहीं है जिसमें जनता सीधे वोट डालती है। हाँ, ये एक अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट चुनाव है। जी, इसके लिए एक निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही वोट करते हैं। ये व्यवस्था इसीलिए है ताकि पावर के दो अलग अलग केंद्र ना बन जाए, क्योंकि वास्तविक शक्ति तो कहीं और होती है। लेकिन उस पर आने से पहले राष्ट्रपति की शक्तियों पर एक नजर डालते हैं। उनकी कार्यपालिका शक्तियों के तहत वो प्रधानमंत्री और राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। और विधायी शक्तियों में संसद का सत्र बुलाना शामिल है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। बिल्कुल, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और किसी कानून की तुरंत जरूरत हो तो ये शक्ति देश के बहुत काम आती है। इसके अलावा आर्टिकल 72 के तहत उनके पास क्षमादान या पार्डन की न्यायिक शक्ति भी होती है। और आपातकालीन शक्तियां भी तो हैं। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। पर ये सभी शक्तियां वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करते, वो मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं। सही कहा। अब राष्ट्रपति के बाद दूसरे पद पर आते हैं उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 से 71 तक इसका जिक्र है। इनका चुनाव संसद के सभी सदस्यों द्वारा मिलकर किया जाता है। यहाँ नोट्स में एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम ट्रिक दी हुई है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो क्या है? वो राज्यसभा के पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। हाँ, ये सोचिए कि जो व्यक्ति उस सदन का हिस्सा ही नहीं है वो उसकी अध्यक्षता कर रहा है। ये इसलिए किया गया है ताकि उच्च सदन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से निष्पक्ष रहे और किसी दलगत राजनीति से ऊपर हो। ये बैलेंस बहुत जरूरी है। अब चलते हैं उस तरफ जहां देश की वास्तविक कार्यपालिका यानी रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 74 और 75 इसकी बुनियाद रखते हैं। प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। वही नीतियों का निर्माण करते हैं और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं। और इसी मंत्रिपरिषद के काम करने के तरीके को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है, सामूहिक उत्तरदायित्व या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, सोर्स में इसको समझाने के लिए एक नाव और नाविकों की तस्वीर दी गई है। दे स्विम टुगेदर एंड सिंक टुगेदर। एकदम सटीक उदाहरण है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि ये फैसला मेरा नहीं था। पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। बिल्कुल, वो एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। ये अनुशासन बनाए रखने का बहुत बड़ा नियम है। अब ये सब काम जिन कानूनों के दायरे में होता है वो कानून बनते कहाँ हैं? इसके लिए हमें संसद और विधायी प्रक्रिया को समझना होगा। आर्टिकल्स 79 से 122 तक। अगर मैं आपसे पूछूं कि संसद किन से मिलकर बनती है तो आमतौर पर जवाब क्या मिलता है? यही कि लोकसभा और राज्यसभा। पर जब मैंने नोट्स पढ़े तो सच में हैरानी हुई कि यह पूरा सच नहीं है। सही कहा। आर्टिकल 81 स्पष्ट रूप से कहता है कि संसद में 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग या इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि दोनों सदनों से पारित होने के बाद कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर ना करें। ये हमारी व्यवस्था की एक खूबसूरती है। अब दोनों सदनों की बात करें तो लोकसभा निम्न सदन या लोअर हाउस है, जिसमें अधिकतम 552 सीटें होती हैं और इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। ये सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। और दूसरी तरफ है राज्यसभा यानी उच्च सदन या अपर हाउस। इसमें अधिकतम 250 सीटें होती हैं। ये एक स्थायी सदन या परमानेंट हाउस है। ये कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। ये स्थायीपन देश में कभी भी विधायी शून्यता या लेजिस्लेटिव वैक्यूम आने नहीं देता। आपातकाल के दौरान भी एक सदन हमेशा मौजूद रहता है। तो ये सदन काम कैसे करते हैं, यानी कानून कैसे बनते हैं? इस विधायी प्रक्रिया को हम 3 तरह के विधेयकों या बिल्स के जरिए समझ सकते हैं। पहला है साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल। इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और दोनों सदनों से इसका पारित होना जरूरी होता है। हाँ, लेकिन जो दूसरा बिल है वहां कहानी पूरी तरह बदल जाती है। मेरा मतलब है धन विधेयक या मनी बिल। आर्टिकल 110। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। और इस मामले में राज्यसभा के पास सच में कोई खास शक्ति नहीं होती। वो इस विधेयक को खारिज नहीं कर सकती। वो बस इसे 14 दिनों तक रोक सकती है ना?
बिल्कुल। अगर 14 दिन में राज्यसभा ने इसे वापस नहीं भेजा तो इसे उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिसमें लोकसभा ने इसे भेजा था। इसका मतलब है कि पैसे और बजट के मामले में लोकसभा जो जनता को सीधे रिप्रेजेंट करती है उसकी पूरी चलती है। एकदम सही। और तीसरी तरह का जो बिल है वो है संविधान संशोधन विधेयक, आर्टिकल 368। संविधान में बदलाव करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। यहाँ लोकसभा अकेले कुछ नहीं कर सकती। तो आज की इस गहन चर्चा का संक्षेप यही है कि भारत एक क्वाजी फेडरल देश है जहां राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास है। और संसद के दोनों सदन अपनी अलग-अलग शक्तियों के साथ मिलकर इस पूरे कानूनी ढांचे को चलाते हैं। इन स्रोतों पर चर्चा करके ये समझ में आता है कि शक्तियों का संतुलन कितने बारीक तरीके से डिजाइन किया गया है। तो अब हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के उन सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी स्तंभों की, जो हमारे देश के शासन और न्याय की नींव रखते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो आज का हमारा जो मिशन है वो ये है कि बहुत ही डीप एनालिसिस करना, गहन विश्लेषण, न्यायपालिका की एकीकृत प्रणाली, राज्य के शासन ढांचे और आपातकालीन प्रावधानों का। सही कहा। और ये जो पूरी चर्चा है ना, ये विशेष रूप से उन जिज्ञासुओं और शिक्षार्थियों के लिए डिजाइन की गई है जो बिना किसी अतिरिक्त जानकारी के बोझ के इस विषय की पूरी स्पष्टता चाहते हैं। हाँ, मतलब खासकर उनके लिए जो एसएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अपने +2 मार्क्स पक्के करना चाहते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ नियमों और अनुच्छेदों की सूची पर ही बात नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें डिकोड करेंगे, एक दिलचस्प कहानी की तरह समझेंगे कि आखिर ये नियम ऐसे क्यों बनाए गए हैं। हाँ, इनका व्यापक प्रभाव क्या है ये समझना ज्यादा जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देना उचित रहेगा। हाँ, वो बहुत जरूरी है। हमारी ये पूरी चर्चा पूरी तरह से प्रदान किए गए अध्ययन सामग्री और तथ्यों पर आधारित होगी। यदि कोई राजनीतिक या वैचारिक विषय आता भी है तो हम पूरी तरह से तटस्थ रहेंगे, एकदम न्यूट्रल। हम केवल संविधान के लिखित प्रावधानों को सामने रखेंगे, कोई बायस नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले भारतीय न्यायपालिका यानी जुडिशरी सिस्टम के ढांचे को देखते हैं। नोट्स में इसे एक एकीकृत प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड सिस्टम बताया गया है। एक स्वतंत्र पिरामिड की तरह। हाँ, पिरामिड। Okay. सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, जैसे जिला, सिविल और आपराधिक न्यायालय। उसके ऊपर राज्यों के हाई कोर्ट। हाँ, और फिर सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि मतलब ये इंटीग्रेटेड सिस्टम का असल मतलब क्या है। कई देशों में तो राज्य और केंद्र के न्यायालय बिल्कुल अलग होते हैं। यही भारतीय संविधान की विशिष्टता है। अमेरिका जैसे देशों में संघीय और राज्य स्तर के कानूनों के लिए अलग अलग अदालतें होती हैं, पर भारत में पूरे देश के लिए कानूनों को लागू करने वाली एक ही अखंड श्रृंखला है। मतलब निचले न्यायालयों के फैसलों को उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। और इसी पिरामिड के एकदम टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 124 से 147 के बीच, जिसे 28 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। हाँ, और स्रोत में से एक बहुत ही भारी भरकम टाइटल दिया गया है, संविधान का संरक्षक, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसी वजह से जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत सख्त है। वो कॉलेजियम सिस्टम वाला कंसेप्ट ना, जहां राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। बिल्कुल। और योग्यता के लिए कम से कम 5 साल हाईकोर्ट का जज होना या फिर 10 साल तक वकील यानी अधिवक्ता होना जरूरी है। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जमीनी अनुभव भी चाहिए। अब अगर इनकी ताकतों को थोड़ा डिकोड करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास मुख्य रूप से 3 बड़े अधिकार क्षेत्र हैं। हाँ, अनुच्छेद 131 के तहत मूल अधिकार क्षेत्र, जहां केंद्र और राज्य के बीच के विवाद सीधे सुलझाए जाते हैं। फिर अपीलीय अधिकार और एक बहुत ही खास परामर्शदात्री अधिकार, अनुच्छेद 143 के तहत, जहां राष्ट्रपति किसी भी कानूनी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। ये एक हेल्पलाइन की तरह है। बिल्कुल सही कहा। पर अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य आता है, मतलब एक तरह का
आहा मोमेंट है ये। मुझे पता है आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। रिट जारी करने की शक्ति। हाँ, एकदम। अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों में हाई कोर्ट होते हैं, पर जब रिट जारी करने की बात आती है तो ये तथ्य अक्सर लोगों को चौंका देता है कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति वास्तव में अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्ति से व्यापक है, मतलब वाइडर है। ये कैसे संभव है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बहुत तार्किक है। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के हनन पर रिट जारी कर सकता है। अच्छा। लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी या प्रशासनिक अधिकारों के मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। मतलब आपका कोई सामान्य कानूनी अधिकार छिनता है तो आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं। बिल्कुल, ताकि जमीनी स्तर पर न्याय ज्यादा सुलभ हो सके। ये तो वाकई कमाल का कंसेप्ट है। और सुलभता से याद आया, PIL यानी जनहित याचिका भी तो इसी का हिस्सा है। हाँ, जनहित याचिका न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा का एक बहुत अहम टूल है। कोई भी व्यक्ति या संस्था समाज के वंचित वर्गों के लिए अदालत जा सकती है। तो न्यायपालिका के इस मजबूत ढांचे के बाद अब चर्चा को दिल्ली से निकालकर राज्यों की ओर ले चलते हैं। राज्य शासन, जिसका जिक्र अनुच्छेद 153 से 167 के बीच है। यहाँ मुझे नाम मात्र की शक्ति और वास्तविक शक्ति का जो फर्क है वो बहुत दिलचस्प लगता है। ये संसदीय लोकतंत्र का कोर कॉन्सेप्ट है। जैसे राज्य में राज्यपाल होते हैं, द गवर्नर, ये नाम मात्र के प्रमुख हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं 5 साल के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब जब तक केंद्र सरकार या राष्ट्रपति चाहें। और इनकी शक्तियों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना और कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना शामिल है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख हैं। हाँ, असली खेल तो मुख्यमंत्री के पास है, रियल पावर। बिल्कुल, मुख्यमंत्री राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। सारे कार्यकारी फैसले व्यावहारिक रूप से मुख्यमंत्री ही लेते हैं। और ये फैसले लिए जाते हैं राज्य विधायिका में, जहाँ विधानसभा और विधान परिषद काम करते हैं। विधानसभा तो अनिवार्य है, जिसमें अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। हाँ, और 5 साल का कार्यकाल होता है। लेकिन विधान परिषद तो हर राज्य में नहीं है ना? नहीं, ये एक स्थायी सदन है जो केवल कुछ ही राज्यों में मौजूद है। तो ये दोहरा ढांचा क्यों रखा गया है कुछ राज्यों में? यहाँ दिलचस्प पैटर्न ये है कि जो राज्य आबादी या भौगोलिक रूप से बहुत बड़े हैं, वहाँ कानूनों पर ज्यादा गहराई से विचार विमर्श करने की जरूरत होती है, ताकि कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना हो। बिल्कुल, और इसमें विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा सकता है। ये तो हो गई सामान्य दिनों की बात। लेकिन जब स्थिति सामान्य न रहे तब क्या? तब देश की सुरक्षा का रेड बटन काम आता है। आपातकालीन प्रावधान, भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक। ये हिस्सा बहुत गंभीर भी है और उत्सुकता जगाने वाला भी। और इसे याद रखने का जो फॉर्मूला नोट्स में दिया गया है वो बहुत ही शानदार है। हाँ, द +4 ट्रिक। बिल्कुल, आप अनुच्छेद 352 से शुरू करें, उसमें 4 जोड़ें तो 356 आता है, और उसमें 4 जोड़े तो 360। एकदम परफेक्ट सेट। तो चलिए 352 से शुरू करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। हाँ, जो युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है। और यहाँ एक एग्जाम नोट है जो बहुत जरूरी है। हाँ, सशस्त्र विद्रोह शब्द का इस्तेमाल ये विशेष रूप से 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, क्योंकि उससे पहले आंतरिक अशांति शब्द था जो बहुत अस्पष्ट था ना। एकदम सही। और एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम जोड़ा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही हो सकती है। लिखित सलाह मतलब सिर्फ मौखिक रूप से राष्ट्रपति को बोलकर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता? नहीं, पूरी कैबिनेट को कागज पर साइन करके देना होगा। ये शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने का बहुत बड़ा कदम था। ये तो बहुत बेहतरीन सेफगार्ड है। फिर 356 पर आते हैं, राज्य आपातकाल, जिसे आम बोलचाल में हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। हाँ, ये तब लागू होता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। मतलब जब चुनी हुई सरकार संविधान के हिसाब से काम करने में सक्षम नहीं रह जाती, तब केंद्र सरकार राष्ट्रपति के जरिए नियंत्रण ले लेती है। और फिर आता है हमारा आखिरी रेड बटन, अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल। जब देश पर कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ जाए। लेकिन यहाँ नोट्स में एक बहुत ही राहत देने वाला तथ्य दर्ज है। वो ये कि यह आपातकाल भारत में अभी तक कभी नहीं लगा है, नेवर इम्पोज्ड। एक बार भी नहीं। ये सच में हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखाता है। बिल्कुल।
तो अगर हम इन तीनों आपातकालों को देखें तो ये देश को हर तरह के संकट से बचाने का एक पूरा मैकेनिज्म है। सही बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव को समेटें तो हमने देखा कि कैसे न्यायपालिका एक रक्षक की तरह काम करती है और कैसे राज्य का शासन स्थानीय स्तर पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संतुलित रहता है। और अंत में वो आपातकालीन नियम जो किसी भी भारी संकट में देश को बिखरने से बचाते हैं। और इस पूरी चर्चा का जो महत्व है वो सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के +2 मार्क्स तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जानकारी हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारा देश हर दिन कैसे काम करता है। ये हमें एक जागरूक और सूचित नागरिक बनाता है। जब आप अखबार पढ़ेंगे तो इन नियमों के पीछे की असली कहानी समझ पाएंगे। एकदम सच कहा आपने। तो अब हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों के बारे में। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का यही मुख्य विषय है। बिल्कुल। और मतलब जो स्रोत हमें आज मिले हैं ना, वो मुख्य रूप से एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाए गए कुछ खास नोट्स और स्लाइड हैं। हाँ, वो एग्जाम वाले नोट्स। सही कहा। और इनमें एक बात जो सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो है अनुच्छेदों यानी आर्टिकल्स को याद रखने पर उनका भारी जोर, जो कि काफी आम है ऐसी परीक्षाओं के लिए। एकदम। लेकिन हमारा जो आज का मिशन है वो सिर्फ इन तथ्यों को या अनुच्छेदों को बैठकर रटना नहीं है जी, बल्कि असल में ये समझना है कि ये जो भारी भरकम संस्थाएं हैं ये देश को चलाती कैसे हैं। मतलब ये सिर्फ पन्नों पर लिखे हुए शब्द नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो किसी भी लोकतांत्रिक देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ बेहद स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्थाओं की जरूरत होती है। कोई भी लोकतंत्र सिर्फ एक चुनी हुई सरकार के भरोसे नहीं चल सकता। उसे एक मजबूत संस्थागत ढांचे की आवश्यकता होती है। और यहीं से इन निकायों का, चाहे वे संवैधानिक हो या गैर संवैधानिक, उनका असली महत्व शुरू होता है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इसी बुनियादी अंतर पर आते हैं। हाँ, जो कि बहुत जरूरी है, जो हमारे नोट्स में भी बिल्कुल शुरुआत में दिया गया है। हाँ। संवैधानिक निकाय बनाम गैर संवैधानिक निकाय। जी। तो मतलब एक आम नजरिए से देखा जाए तो इन दोनों के बीच का जो मूल अंतर है वो असल में है क्या? देखिए, अगर हम संवैधानिक निकायों की बात करें, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं, इनकी शक्ति सीधे भारत के संविधान से आती है। मतलब संविधान निर्माताओं ने इन्हें इतना महत्वपूर्ण माना कि इनका उल्लेख विशिष्ट अनुच्छेदों में कर दिया। सीधे संविधान की किताब में। बिल्कुल। उनके काम, उनकी शक्तियां, सब कुछ उन अनुच्छेदों में दर्ज है। दूसरी तरफ आते हैं गैर संवैधानिक निकाय, जिनका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। एकदम सही। स्रोत के अनुसार इनका निर्माण किसी विशेष कानून या कार्यपालिका के आदेश द्वारा किया जाता है, यानी संसद के किसी अधिनियम से या फिर सीधे कैबिनेट के फैसले से। अच्छा, तो मतलब सरकार जब चाहे बना सकती है? हाँ, और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये गैर संवैधानिक निकाय अपनी प्रकृति में बहुत लचीले होते हैं। लचीले? जी, मतलब फ्लेक्सिबल। जी, क्योंकि इन्हें समय और जरूरत के अनुसार कानूनों के माध्यम से ढाला जा सकता है, जबकि संवैधानिक निकायों में बदलाव के लिए आपको पूरा संविधान संशोधन करना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल है। तो एक तरफ हमारे पास संविधान से मिली स्थिरता है और दूसरी तरफ कानूनों से मिला लचीलापन। बिल्कुल, यही इसका मूल है। चलिए अब उन शक्तिशाली संस्थाओं की तरफ बढ़ते हैं जो संविधान से ताकत लेती हैं। जो सबसे मजबूत स्तंभ है। हाँ। नोट्स में इनके लिए बहुत ही रोचक लेबल्स इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे द रिक्रूटर, द लॉयर। वो याद रखने के लिए काफी अच्छे तरीके हैं। हाँ, लेकिन सबसे पहले उस निकाय की बात करते हैं जिस पर नोट्स में खासकर एसएससी फोकस के रूप में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। निर्वाचन आयोग। एकदम सही, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जी। नोट्स में साफ लिखा है कि अनुच्छेद 324 सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और इसकी संरचना में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। लेकिन अनुच्छेद 324 से आगे बढ़कर देखें तो ये संस्था असल में लोकतंत्र की धुरी है। अनुच्छेद 324 इसे देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और यहाँ तक कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी देता है। जो कि कोई छोटा काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। इतने बड़े देश में निष्पक्ष चुनाव करवाना एक बहुत बड़ा टास्क है। इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो चुनाव के समय वाला फ्लो चार्ट। जी, जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है वैसे ही आचार संहिता लागू हो जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ, और तुरंत नई योजनाओं पर रोक लग जाती है। बिल्कुल। और ये सब वोटिंग के दिन तक चलता है। बिल्कुल। मतलब सत्ता में जो सरकार है वो भी कोई नया ऐलान नहीं कर सकती। ये पूरी शक्ति उन्हें उसी अनुच्छेद 324 से मिलती है।
यही तो इस संस्था की असली ताकत है कि चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों को एक समान अवसर मिले, कोई भी सरकारी मशीनरी का गलत फायदा ना उठा पाए। एकदम। अब एक और हैवीवेट संवैधानिक निकाय पर आते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। CAG। हाँ, कैग। नोट्स में से अनुच्छेद 148 के तहत रखा गया है जी, और इसे सरकार के खातों की जांच करने वाले एक ऑडिटर के रूप में पेश किया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ये तो बस पैसे खर्च होने के बाद की जांच है। हाँ, लोग अक्सर इसे केवल एक ऑडिट मान लेते हैं, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। वो कैसे? कैग अपनी रिपोर्ट सीधे संसद को सौंपता है। अच्छा, सीधे पार्लियामेंट में? बिल्कुल। और जब सरकार के खर्चों की पाई पाई का हिसाब सीधे देश की सर्वोच्च विधायी संस्था के सामने रखा जाता है, तो ये जवाबदेही तय करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम बन जाता है। मतलब कोई भी गड़बड़ी छुप नहीं सकती? नहीं छुप सकती। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। बहुत खूब। अब पैसे की बात हो रही है तो वित्त आयोग को देख लेते हैं। फाइनेंस कमीशन। हाँ, अनुच्छेद 280 नोट्स बताते हैं कि इसका गठन हर 5 साल में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जी, इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका सबसे मुख्य कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण तय करना। मतलब टैक्स का पैसा कैसे बटेगा? हाँ, और साथ ही राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान यानी ग्रांट्स की सिफारिश करना भी इसी का काम है, ताकि पूरे देश में विकास का संतुलन बना रहे। सही है। अब जरा प्रशासन और कानून की बात कर लें। नोट्स में कुछ और दिलचस्प लेबल्स थे। द रिक्रूटर और द लॉयर वाले। हाँ, अनुच्छेद 315 के तहत यूपीएससी का जिक्र है। जी, सबसे योग्य लोग आए, वो भी बिना किसी राजनीतिक दबाव के। और फिर आता है द लॉयर। अटॉर्नी जनरल। हाँ, अनुच्छेद 76 के तहत। ये भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है, यानी चीफ लीगल ऑफिसर। सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना और अदालतों में सरकार का पक्ष रखना इनका काम है। तो ये सभी वो संस्थाएं हैं जो सीधे संविधान से अपनी ताकत लेती हैं। बिल्कुल, एकदम ठोस और स्थिर। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम गैर संवैधानिक निकायों की तरफ मुड़ते हैं। हाँ, क्योंकि ये वो फ्लेक्सिबल फोर्सेस हैं जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी। जी, इसमें सबसे पहला नाम जो नोट्स में बहुत प्रमुखता से है वो है नीति आयोग। जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसने पुरानी योजना आयोग की जगह ली थी। बिल्कुल। नोट्स इसे सरकार के थिंक टैंक के रूप में वर्णित करते हैं। जी, थिंक टैंक। जिसका मुख्य काम नीति निर्माण और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। और यह एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। योजना आयोग जहां ऊपर से नीचे की ओर नीतियां थोपता था, वहीं नीति आयोग राज्यों के साथ मिलकर नीतियां बनाता है। यही तो सहकारी संघवाद है। एकदम सही। और ये सब बिना किसी संविधान संशोधन के कार्यकारी आदेश से हो गया, जो इसके लचीलेपन को दिखाता है। लेकिन इसी लचीलेपन के बीच नोट्स में एक बहुत ही खास मामला सामने आता है, एक दिलचस्प अपवाद। आप जीएसटी परिषद की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब ये गैर संवैधानिक या वैधानिक निकायों की सूची में है, लेकिन इसके ठीक बगल में अनुच्छेद 279A लिखा हुआ है। ये थोड़ा हैरान करने वाला लगता है। बिल्कुल लगता है। ये एक ऐसी संस्था है जो वैधानिक भी है और संवैधानिक भी। यहाँ स्रोत की उस महत्वपूर्ण टिप्पणी पर ध्यान देना होगा। वो स्टिकी नोट वाली टिप्पणी। हाँ, जिसमें लिखा है कि वैधानिक उत्पत्ति लेकिन संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। ये तो बहुत ही यूनिक केस है। बिल्कुल। दरअसल जब केंद्र और राज्य मिलकर जीएसटी दरें तय करने के लिए एक मंच बना रहे थे, तो राज्यों को अपनी वित्तीय सुरक्षा की चिंता थी कि कहीं केंद्र बाद में कानून न बदल दे। बिल्कुल। इसीलिए इसे केवल एक कानून तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 279A जोड़ा गया, ताकि राज्यों को एक पक्की गारंटी मिल सके। जी, ये परिषद केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करती है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। बहुत ही शानदार तरीका है ये। अच्छा, इसके अलावा नोट्स में कुछ निगरानी संस्थानों का भी जिक्र है, जो अधिकार और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को देखती हैं। हाँ, जैसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत बना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC, जो एक पूरी तरह से वैधानिक निकाय है, क्योंकि ये संसद के एक कानून से बना है। और इसी तरह भ्रष्टाचार पर निगरानी के लिए लोकपाल का भी जिक्र है। जी, लोकपाल। ये सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाली एक प्रमुख एंटी करप्शन अथॉरिटी है। और ये भी समय और जरूरत के हिसाब से बनाए गए हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे समाज में नई चुनौतियां आई, संसद ने कानून बनाकर इन संस्थाओं को जन्म दिया। तो इस सब का असल मतलब क्या है?
ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जब हम नोट्स के बिल्कुल अंत में दिए गए उस क्विक रिवीजन टेबल को देखते हैं, जहां सारे अनुच्छेदों और वर्षों को एक साथ रखा गया है, जी, तो साफ समझ आता है कि ये सिर्फ रटने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये पूरी व्यवस्था ये बताती है कि इतने विशाल देश का प्रशासन, चुनाव, वित्त और न्याय कैसे एक व्यवस्थित और मजबूत ढांचे के तहत काम करता है। एकदम सही। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये जानकारी सच में एक संजीवनी की तरह है। संजीवनी है, बिल्कुल। लेकिन अगर हम सामान्य रूप से भी देखें, तो देश की एक जागरूक नागरिक बनने के लिए इन संस्थाओं के बीच का जो अंतर है, उसे जानना बेहद जरूरी है। तभी तो हम समझ पाएंगे कि सरकार कैसे काम कर रही है और कौन सी संस्था किस चीज के लिए जवाबदेह है। बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा के बारे में, जो सच में बहुत ही खास होने वाली है। बिल्कुल। और आज के जो हमारे स्रोत है ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प जगह से लिए गए हैं। हाँ, ये स्रोत एक SSC स्पेशल क्लास 0 to Hero सीरीज से आए हैं। सही कहा, जिसका मुख्य विषय है भारतीय संविधान, महत्वपूर्ण तथ्य, जिसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फैक्ट्स भी कहते हैं। देखने में तो ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र के लिए मतलब एक क्लासिक स्टडी मटेरियल लग सकता है। हाँ, ये सच है कि इसका ढांचा परीक्षाओं को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ी गहराई से देखें, तो ये जानकारी केवल परीक्षा हॉल तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सामग्री ना एक आम नागरिक को ये समझने में मदद करती है कि हमारे आसपास का जो पूरा प्रशासनिक ढांचा है, वो आखिर खड़ा कैसे हुआ है। और यही तो हमारी इस चर्चा का असली मकसद है। आज हमारा लक्ष्य सुनने वालों को सिर्फ कुछ अनुच्छेदों और संविधान संशोधनों की रटंत विद्या देना नहीं है। सही बात है। हमारा मिशन ये समझना है कि इतने विशाल और मतलब इतने विविध देश की शासन व्यवस्था जमीनी स्तर पर कैसे काम करती है। देश के जो बुनियादी नियम हैं, वो समय की मांग के अनुसार कैसे बदले जाते हैं, जिसे हम संशोधन कहते हैं। और संविधान के अंत में जो 12 अनुसूचियों की सूची दी गई है, उनका एक दूसरे के साथ कैसा शानदार और तार्किक जाल बुना गया है। आज हम इन स्रोतों में छिपे पैटर्न को डिकोड करेंगे। देखिए, एक विश्लेषक के नजरिए से अगर मैं कहूँ तो ये पैटर्न ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब हम स्थानीय शासन या भाषा से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ इतिहास या राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ रहे होते। तो हम क्या समझ रहे होते हैं? हम ये समझ रहे होते हैं कि सत्ता को दिल्ली के गलियारों से निकालकर एक छोटे से गांव की चौपाल तक कैसे पहुंचाया गया। अगर हम इस पूरे सिस्टम को समझ लें, तो देश की राजनीति और प्रशासन की कार्यप्रणाली बहुत स्पष्ट हो जाती है। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकतंत्र की असली नींव की, यानी स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, जो कि बहुत जरूरी हिस्सा है। इस अवधारणा को आसानी से समझने के लिए ना मैं एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण लेती हूँ। मान देते हैं कि हमारा देश एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। ठीक है। अब अगर किसी दूर दराज के गांव में पीने के पानी की पाइपलाइन टूट गई है या सड़क खराब है, तो दिल्ली के हेडक्वार्टर में बैठा टॉप मैनेजमेंट तो उसे ठीक करने नहीं आ सकता ना। बिल्कुल नहीं आ सकता। उस समस्या को तुरंत सुलझाने के लिए एक लोकल ब्रांच मैनेजर की जरूरत होती है। हमारे संविधान ने भी बिल्कुल यही व्यवस्था की है। ये बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण दिया आपने। इसी लोकल ब्रांच मैनेजर वाली व्यवस्था को हमारे स्रोत 2 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझाते हैं, ग्रामीण और शहरी, है ना? हाँ, पहला ग्रामीण और दूसरा शहरी। शुरुआत करते हैं ग्रामीण हिस्से से, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं। देखिए, ये व्यवस्था रातों रात नहीं बनी थी। हाँ, इसे तो काफी समय लगा था। इसे 1992 में 73rd संविधान संशोधन के जरिए एक ठोस संवैधानिक आकार दिया गया। इस संशोधन ने संविधान में भाग 9 जोड़ा और इसे अनुच्छेद 243 के तहत स्थापित किया गया। और स्रोत के अनुसार ये एक 3 स्तरीय प्रणाली है, जिसे त्रिस्तरीय ढांचा भी कहा जाता है। बिल्कुल। ये 3 स्तरीय प्रणाली कैसे काम करती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। ये एक पिरामिड की तरह डिजाइन की गई है ताकि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सके। डिसेंट्रलाइजेशन। जी। सबसे निचले स्तर पर यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। फिर उसके ऊपर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति काम करती है, जो कई गांव को जोड़ती है। और अंत में इस पिरामिड के शीर्ष पर जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। इस ढांचे की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये सुनिश्चित करता है कि गांव की समस्या सबसे पहले गांव के ही लोगों द्वारा सुलझाई जाए, और अगर कोई मुद्दा बड़ा है जिसके लिए ज्यादा संसाधन चाहिए, तो वो ब्लॉक या जिले के स्तर तक जाए।
जब हम इस 73वें संशोधन के विवरण में जाते हैं तो 2 तथ्य ऐसे हैं जो मुझे लगता है सीधे तौर पर समाज के विकास से जुड़े हैं। वो कौन से? पहला तो ये कि इन पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का तय किया गया, जिससे एक लोकतांत्रिक स्थिरता आती है। हाँ, हर 5 साल में चुनाव। और दूसरा, जो मुझे बहुत पसंद है, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान। हाँ। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था जिसने महिलाओं को घर की 4 दीवारी से निकालकर सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर नेतृत्व करने और नीतियां बनाने का अधिकार दे दिया। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना वाकई एक बड़ा सामाजिक बदलाव था। लेकिन देखिए, केवल अधिकार दे देना ही काफी नहीं होता। एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू है जिस पर हमारे स्रोत ध्यान केंद्रित करते हैं, वो है राज्य वित्त आयोग या स्टेट फाइनेंस कमीशन की भूमिका। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अगर एक पंचायत बना दी गई, उसे एक गांव के विकास की जिम्मेदारी भी दे दी गई, लेकिन उस विकास कार्य को करने के लिए उसके पास कोई फंड या पैसा ही नहीं है, तो वो पंचायत काम कैसे करेगी? बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं आप। बिना आर्थिक आजादी के राजनीतिक आजादी अधूरी है। इसीलिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई। तो इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम ये सुनिश्चित करना है कि इन स्थानीय निकायों को राज्य सरकार से उचित मात्रा में धन मिलता रहे। ये आयोग राज्य और पंचायतों के बीच टैक्स, टोल और अन्य राजस्व के बंटवारे का फॉर्मूला तय करता है, ताकि ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर होकर अपनी विकास योजनाएं लागू कर सकें। बिल्कुल। या तो हुई ग्रामीण भारत की बात, अब आते हैं शहरी क्षेत्रों की तरफ, यानी नगर पालिका या म्यूनिसिपैलिटीज पर। हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं कि जिस तरह गांवों के लिए 73वां संशोधन आया, ठीक उसी समय 1992 में ही शहरों के लिए 74वां संविधान संशोधन लाया गया। और इसे संविधान के भाग 9A में जगह दी गई जी। और इसकी संरचना भी ग्रामीण प्रणाली के त्रिस्तरीय ढांचे से काफी मेल खाती है। शहरों के आकार और वहां की जनसंख्या के आधार पर 3 प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। अच्छा, वो 3 प्रकार कौन से हैं? पहली है नगर पंचायत, जो उन संक्रमणकालीन क्षेत्रों या ट्रांजिशनल एरियाज में बनती है जो अब पूरी तरह से गांव नहीं रहे लेकिन अभी बड़े शहर भी नहीं बने हैं। मतलब जो बीच के क्षेत्र होते हैं। हाँ। दूसरी है नगर पालिका परिषद या म्यूनिसिपल काउंसिल, जो छोटे शहरी क्षेत्रों का प्रशासन संभालती है। और तीसरी सबसे बड़ी इकाई है नगर निगम या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो महानगरों और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए काम करती है। इसका मतलब है कि इंसान चाहे भारत के किसी सुदूर गांव में रहता हो या किसी भीड़-भाड़ वाले महानगर में, जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक तरीके से उसकी आवाज सुनने के लिए एक स्पष्ट ढांचा मौजूद है। बिल्कुल। अब यहाँ से हम इस चर्चा के अगले पड़ाव पर चलते हैं। हमने ये तो देख लिया कि शासन की ये इकाइयां कैसे काम करती हैं, लेकिन इतने बड़े और विविधता भरे देश का ये जो रूल बुक है, हमारा संविधान, वो समय के साथ खुद को कैसे अपडेट करता है? बहुत अहम सवाल है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे समाज बदलता है, चुनौतियां बदलती हैं, तो नियम भी तो बदलने चाहिए ना। संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता यहीं पर सबसे ज्यादा नजर आती है। वे जानते थे कि एक स्थिर संविधान एक समय के बाद पीढ़ियों का काम कर सकता है, समाज को बांध सकता है। इसीलिए उन्होंने संविधान में बदलाव करने की एक स्पष्ट प्रक्रिया रखी, जिसे संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस कहा जाता है। हमारे स्रोतों के अनुसार ये पूरी प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत संचालित होती है। आर्टिकल 368। जी। इसे समझने के लिए हम संशोधनों को 3 कठिनाई स्तरों या डिफिकल्टी लेवल्स में बांट सकते हैं। साधारण कानून बनाने से लेकर संविधान की आत्मा तक में बदलाव करने के लिए अलग अलग स्तर होना बहुत जरूरी भी है। अगर हम पहले स्तर की बात करें तो वो साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी है। हाँ, जो आम कानून बनाने जैसा ही है। जी। संसद के दोनों सदनों में जितने सदस्य उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा, मतलब 50% +1, अगर समर्थन में वोट कर दें तो बदलाव हो जाता है। यह स्तर उन प्रावधानों के लिए रखा गया है जिन्हें समय समय पर आसानी से बदलने की जरूरत पड़ती है, जैसे किसी नए राज्य का निर्माण करना हो या राज्य की सीमा बदलनी हो। लेकिन जब बात संविधान के कुछ अधिक महत्वपूर्ण और गंभीर हिस्सों की आती है तो दूसरा स्तर लागू होता है, जिसे विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी कहा जाता है। साधारण बहुमत तो समझ में आता है, लेकिन जब हम मौलिक अधिकारों जैसे संवेदनशील विषयों में संशोधन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया काफी जटिल होनी चाहिए। शायद यहीं पर विशेष बहुमत का असली काम शुरू होता है। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। विशेष बहुमत का मतलब है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।
2/3 मेजॉरिटी। हाँ, और ये संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से कम नहीं होनी चाहिए। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार केवल अपने छोटे मोटे बहुमत के बल पर संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। और अब आता है तीसरा और सबसे जटिल स्तर, विशेष बहुमत के साथ राज्यों की सहमति, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स। यहाँ पर एक बहुत ही बुनियादी सवाल ये उठता है कि आखिर संसद के पास जब इतनी शक्ति है तो उसे राज्यों की विधानसभाओं के पास जाने की क्या आवश्यकता है? इस सवाल का जवाब हमारे देश के संघीय ढांचे या फेडरल स्ट्रक्चर में छिपा है। भारत राज्यों का एक संघ है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का एक स्पष्ट बंटवारा है। जी। जब भी केंद्र सरकार कोई ऐसा संविधान संशोधन लाना चाहती है जिससे राज्यों की शक्तियों, अधिकारों या उनके अस्तित्व पर कोई सीधा असर पड़े, उदाहरण के लिए राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका या केंद्र राज्य विधायी संबंध, तो वहां सिर्फ संसद का विशेष बहुमत काफी नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ऐसे मामलों में देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं को भी उस संशोधन प्रस्ताव को पारित करके अपनी मोहर लगानी पड़ती है। ये शक्तियों के संतुलन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये इस बात की गारंटी देता है कि केंद्र सरकार अपनी मर्जी से मनमाने ढंग से राज्यों के अधिकार नहीं छीन सकती। और इसी संशोधन शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पिछले 7 दशकों में कई बार संविधान को अपडेट किया गया है। हमारे स्रोत एसएससी परीक्षाओं के नजरिए से कुछ बेहद महत्वपूर्ण संशोधनों पर खास जोर देते हैं, जिन्होंने देश की राजनीतिक और सामाजिक दिशा ही बदल कर रख दी। चलिए इन सबसे सुपरहिट संशोधनों पर नजर डालते हैं। सूची में सबसे पहला नाम आता है 1976 के 42वें संशोधन का। स्रोत इसे मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की उपाधि देते हैं। ये नाम अपने आप में बताता है कि इस संशोधन का दायरा कितना विशाल रहा होगा। बिल्कुल, इसमें इतने सारे बदलाव किए गए थे, चाहे वो प्रस्तावना में नए शब्द जोड़ना हो या नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत करना हो, कि इसे एक छोटे संविधान का ही दर्जा दे दिया गया। 42वें संशोधन के बाद जो दूसरा सबसे प्रमुख संशोधन हमारे सामने आता है जी। वो है 1978 का 44वां संशोधन। इस संशोधन का सबसे बड़ा कदम था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना देना। इसके पीछे का क्या तर्क था? अगर हम इसके पीछे के तर्क को समझें तो ये इसलिए जरूरी था ताकि सरकार विकास कार्यों और भूमि सुधारों के लिए जमीन का अधिग्रहण कर सके और संपत्ति का अधिकार इसमें कानूनी बाधा न बना। जानकारी को इस तरह एक सूत्र में पिरोना ही इस गहरे विश्लेषण का असली मजा है। अब हम अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। संविधान को अपडेट करना तो हमने सीख लिया, लेकिन इस पूरी किताब को व्यवस्थित कैसे रखा जाता है? यही काम आती हैं संविधान की अनुसूचियां और भाषा से जुड़े विशेष प्रावधान। सबसे पहले भाषा की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा के बारे में चर्चा की गई है। हमारी राजभाषा हिंदी है और इसकी लिपि देवनागरी है। भाषा के विषय में स्रोत एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इशारा करते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी गई है। 22 भाषाएं? ये तो बहुत बड़ी बात है। ये केवल एक सूची नहीं है, ये भारत की उस विशाल सांस्कृतिक विविधता का दस्तावेज है जहां असमिया से लेकर मलयालम और कश्मीर से लेकर कोंकणी तक इतनी सारी अलग अलग भाषाओं को संवैधानिक सम्मान दिया गया है। सच में ये विविधता दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। चलिए अब इन अनुसूचियों की बात करते हैं, जिन्हें हम संविधान का इंडेक्स भी कह सकते हैं। कुल 12 अनुसूचियां हैं और आमतौर पर इन्हें एक साथ याद रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगता है। हाँ, छात्रों को अक्सर इसमें दिक्कत होती है। लेकिन अगर हम इन्हें 4-4 के समूहों में बांटकर एक तार्किक प्रवाह बनाएं तो ये बहुत आसान हो जाता है। ये वर्गीकरण समझने के लिए एक बहुत बेहतरीन तकनीक है। चलिए पहले समूह से शुरू करते हैं, अनुसूची 1 से 4। अगर कोई नया देश बनता है तो सबसे पहले क्या तय होगा? जाहिर है उसका भौगोलिक क्षेत्र। इसलिए पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची और उनका विस्तार है। जब देश बन गया तो उसे चलाने के लिए अधिकारी चाहिए और वो मुफ्त में तो काम करेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। इसलिए दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों के वेतन और भत्तों की बात है। ये बहुत ही लॉजिकल है। पहले देश का भूगोल, फिर अधिकारियों का वेतन, और जब वेतन तय हो गया तो उन्हें ईमानदारी से काम करने की शपथ लेनी होगी। तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, मंत्रियों और जजों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप दिए गए हैं। सही जा रही हैं आप। और शपथ लेने के बाद वो संसद में बैठेंगे।
इसलिए चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बंटवारे का जिक्र है कि किस राज्य से कितने सांसद आएंगे। बेहतरीन। अब दूसरे समूह पर आते हैं, अनुसूची 5 और 6। ये दोनों मुख्य रूप से विशेष क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी हैं। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात कही गई है। और छठी में? वहीं छठी अनुसूची में कुछ विशेष पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान है, क्योंकि वहां की सांस्कृतिक और सामाजिक जरूरतें अलग हैं। इसके बाद आता है तीसरा समूह, अनुसूची 7 से 10। यह समूह बहुत ही अहम है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है, जिसमें 3 सूचियां दी गई हैं। संघ सूची, जिस पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची, जिस पर राज्य कानून बनाते हैं, और समवर्ती सूची, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। और 8वीं अनुसूची हमारी 22 भाषाओं की है, जिसकी चर्चा हमने अभी की। 9वीं और 10वीं अनुसूची को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका जन्म बाद के संशोधनों से हुआ। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से जुड़े कानूनों को रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इस अनुसूची में डाले गए कानूनों को अदालतों में चुनौती न दी जा सके, ताकि सरकार जमींदारी प्रथा को खत्म करके जमीन का समान बंटवारा कर सके। और 10वीं अनुसूची में है दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ। 80 के दशक की उस राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए इसे लाया गया था, जहां नेता चुनाव जीतने के बाद निजी स्वार्थ के लिए रातों रात अपनी पार्टी बदल लेते थे। आयाराम गयाराम वाली स्थिति। हाँ, बिल्कुल वही। ये कानून राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक कड़ा कदम था। अब अंत में हमारा चौथा और आखिरी समूह बचता है, अनुसूची 11 और 12। और यहाँ इस पूरे विश्लेषण का एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन उभर कर आता है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों से जुड़ी है, और 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं से। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये दोनों अनुसूचियां 73rd और 74th संशोधन का ही परिणाम है, जिनके बारे में हमने सबसे पहले बात की थी। बिल्कुल। संविधान के अलग अलग हिस्से, संशोधन, अनुच्छेद और अनुसूचियां किस तरह एक साथ मिलकर एक मशीन के पुर्जों की तरह काम करते हैं, यही इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण को अगर हम समेटें, तो हमने एक गांव के छोटे से ग्राम पंचायत वार्ड से अपना सफर शुरू किया था। हमने देखा कि स्थानीय स्तर पर सत्ता कैसे काम करती है। फिर हम अनुच्छेद 368 की गहराइयों में गए जी, और समझा कि भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज कैसे है, जो समय के साथ बदलता है। हमने युवाओं को वोट का अधिकार मिलते देखा, और अंत में हमने उन 12 अनुसूचियों का तार्किक सफर तय किया, जो इस विशाल रूल बुक को व्यवस्थित रखती हैं। इन स्रोतों का अध्ययन करने के बाद एक बात जो सबसे ज्यादा स्पष्ट होती है, और जिस पर स्रोत खुद भी जोर देते हैं, वो ये है कि पुनरावृत्ति सफलता की कुंजी है। रिवीजन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिना रिवीजन के सब भूल जाएंगे। आज हमने जितने भी अनुच्छेद, संशोधन या अनुसूचियां समझी हैं, ये ज्ञान तभी उपयोगी होगा जब हम इसे बार बार दोहराएंगे। इन तथ्यों को सिर्फ याद नहीं करना है, बल्कि इन्हें अपने आसपास की राजनीतिक घटनाओं से जोड़कर देखना है। ये एक बहुत ही मूल्यवान सलाह है। जानकारी का असली मूल उसे अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने में ही है। तो अब हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के उस विशाल सिलेबस की, जो अक्सर एसएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं का मुख्य आधार होता है। बिल्कुल। और ये सिलेबस देखकर अक्सर जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें काफी घबराहट होती है। हाँ, तो चलिए इस पूरे सिलेबस को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। इस डीप डाइव में हमारा मिशन सिर्फ रटना नहीं है। एग्जैक्टली। हमें अपने पीडीएफ और नोट्स के आधार पर उन ऐतिहासिक तथ्यों और अनुच्छेदों की गहराई में जाना है, जिन्होंने असल में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आकार दिया है। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं ना, तो सारा ध्यान सिर्फ अनुच्छेदों के नंबर याद करने पर होता है, जो कि बहुत बोरिंग हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर हम ये समझ लें कि ये नियम आखिर क्यों बनाए गए, इनके पीछे की कहानी क्या थी, तो ये किसी थ्रिलर किताब से कम नहीं लगता। बिल्कुल। संविधान कोई निर्जीव दस्तावेज नहीं है, ये एक जीवित व्यवस्था है। तो चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। हाँ। अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है सबसे पहले। सही कहा, जहां से पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी।
लेकिन जो असली बदलाव था या जिससे हम अपने वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, वो था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। हाँ, मतलब हमारा संघीय स्वरूप और प्रशासनिक ढांचा वहीं से आया है। और फिर जब 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ। बिल्कुल, तब हमारे निर्माताओं के पास कोई खाली कैनवस नहीं था। उन्होंने 1935 के उसी ढांचे पर बेहतरीन लोकतांत्रिक विचारों को पिरोया। और ये काम कोई रातों रात तो हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के नेतृत्व में प्रारूप समिति को इसे तैयार करने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। हर एक शब्द पर कितनी गहरी बहस हुई होगी। और तब जाकर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये एक जीवित दस्तावेज है, जी, तो बदलाव भी हुए होंगे। हाँ बिल्कुल। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया है। पर एक सवाल है, हाँ। अगर संसद के पास संशोधन की शक्ति है, हाँ। तो क्या वो पूरा का पूरा संविधान ही नहीं बदल सकते? ये बहुत ही शानदार सवाल है। और ठीक यही सवाल 1970s के दशक में न्यायपालिका के सामने भी आया था। अच्छा। इसका ऐतिहासिक जवाब हमें 1973 के केशवानंद भारती केस में मिला। ओह, वो बेसिक स्ट्रक्चर वाला सिद्धांत। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना का सिद्धांत दिया। मतलब आप पुश्तैनी घर को सजा सकते हैं, उसकी दीवारों का रंग बदल सकते हैं, लेकिन आप उस घर की नींव को नहीं तोड़ सकते। सही कहा। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता जैसी चीजें उस घर की नींव है। संसद इन्हें नष्ट नहीं कर सकती। ये तो लोकतंत्र का बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। और इसी संविधान की आत्मा हमें प्रस्तावना में दिखती है। हाँ, और 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था, जिसे मिनी संविधान में कहते हैं, बिल्कुल उसी के जरिए प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे अहम शब्द जोड़े गए। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो सीधे नागरिकों से जुड़ा है। भाग 3, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। ये अधिकार असल में राज्य की मनमानी के खिलाफ एक मजबूत ढाल है। जैसे समानता का अधिकार देखिए, अनुच्छेद 14 से 18 तक। और इसमें अनुच्छेद 17 बहुत अहम है। हाँ, जो अस्पृश्यता या छुआछूत का पूरी तरह से अंत करता है। और स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 21 तो सबसे खास है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये सिर्फ सांस लेने का अधिकार थोड़ी है। बिल्कुल नहीं, ये गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। पर एक प्रैक्टिकल समस्या है, अगर कोई सरकार ये अधिकार छीनने लगे तो आम इंसान क्या करेगा? यहीं पर हमारा सबसे बड़ा आहा मोमेंट आता है। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। मतलब इसके बिना बाकी सारे अधिकार बेजान हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर हनन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है ना। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका मतलब है कि अवैध रूप से गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करो। कमाल की व्यवस्था है। पर सिर्फ अधिकार तो नहीं हो सकते, कुछ जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए। बिल्कुल। और राज्य की जिम्मेदारी तय करते हैं नीति निदेशक तत्व यानी DPSP, जो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। हाँ, लेकिन ये गैर न्यायोचित हैं। मतलब आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। फिर भी ये शासन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की बात करता है, और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता या UCC की, और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने का निर्देश देता है। पर राज्य के साथ नागरिकों के भी तो कर्तव्य हैं। लेकिन वो तो मूल संविधान में थे ही नहीं। सही कहा। इन्हें बाद में 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और ये रूस से प्रेरित थे। शुरुआत में ये 10 मौलिक कर्तव्य थे, पर आज तो 11 हैं। ये 11वां कैसे जुड़ा? ये शिक्षा से जुड़ा है। 2002 में 86वां संविधान संशोधन ने बहुत बड़ा बदलाव किया। ओहो, अनुच्छेद 21A। हाँ, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। और साथ ही माता पिता के लिए ये 11वां कर्तव्य बन गया कि वो बच्चों को शिक्षा दें। बिल्कुल। अब इस संतुलन से आगे बढ़कर उस मशीनरी को समझते हैं जो देश चलाती है, कार्यपालिका और विधायिका। अगर हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलना करें तो कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाता है। देखिए, अनुच्छेद 52 से 78 तक राष्ट्रपति हैं, जो देश के नाम मात्र प्रमुख हैं। और राज्य में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्यपाल हैं,
जो केंद्र के एजेंट भी हैं। पर एग्जाम्स का सबसे फेवरेट टॉपिक है इनकी क्षमादान की शक्ति का अंतर। हाँ, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास बहुत व्यापक शक्ति है, वो मृत्युदंड को भी पूरी तरह माफ कर सकते हैं। लेकिन राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल सजा तो कम कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड माफ नहीं कर सकते। ये बहुत स्पष्ट अंतर है। हाँ, अब अगर विधायिका यानी संसद पर आए तो इसके 2 सदन हैं। राज्यसभा जो एक स्थायी सदन है और कभी भंग नहीं होता, इसका कार्यकाल 6 वर्ष है, और लोकसभा जो जनता का सदन है उसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और अधिकतम 550 सीटें हो सकती हैं। अब मान लीजिए कि कोई कानून पास होना है और दोनों सदनों में गतिरोध बन गया है, तो ऐसे में काम आता है अनुच्छेद 108 यानी संयुक्त बैठक। हाँ, लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। इसे बुलाते राष्ट्रपति हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है। बिल्कुल। और एक स्थिति ऐसी है जहां संयुक्त बैठक हो ही नहीं सकती। धन विधेयक। एग्जैक्टली। अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में आता है। और संसद की कार्यप्रणाली में एक शून्यकाल या 0 आवर भी तो होता है, जो 12 बजे शुरू होता है। और ये पूरी तरह से भारत का अपना इनोवेशन है, ये किसी और देश से नहीं लिया गया। अब चूंकि हम चेक्स एंड बैलेंसेस की बात कर रहे हैं, तो सीधे न्यायपालिका पर चलते हैं। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, अनुच्छेद 124 से 147। और सबसे बड़ी ताकत है जुडिशियल रिव्यू, जो अमेरिका से प्रेरित है। सही कहा। अगर कोई कानून मूल ढांचे के खिलाफ है तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। अच्छा, रिट को लेके एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है हमारे नोट्स में। हाँ, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट रिट जारी करते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि हाईकोर्ट का रिट क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा व्यापक है। बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करता है, जबकि हाईकोर्ट अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी कर सकता है। क्या बात है। और न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता को लेकर कितनी सजग है, इसका उदाहरण 2015 का NJAC केस है, जहां 99वें संविधान संशोधन को ही रद्द कर दिया गया था, क्योंकि वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप था। अब संघवाद की बात करें तो 7वीं अनुसूची अहम है, जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची है। जैसे शिक्षा अब समवर्ती सूची में है। पर संकट के समय ये संघीय ढांचा एकात्मक हो सकता है भाग 18 के आपातकाल प्रावधानों से। हाँ, 3 तरह के आपातकाल। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। लेकिन सबसे बड़ी राहत यह है कि भारत में आज तक कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। ये हमारी इकोनॉमी का लचीलापन दिखाता है। अब शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर आते हैं। इसके लिए बलवंत राय मेहता समिति को याद किया जाता है, त्रिस्तरीय प्रणाली। और 1992 के 2 ऐतिहासिक संशोधन, 73वां जिससे पंचायती राज आया 11वीं अनुसूची में, और 74वां जिससे नगरपालिकाएं आए 12वीं अनुसूची में। लोकतंत्र को ईमानदारी से चलाने के लिए कुछ स्वतंत्र संस्थाएं भी तो हैं। बिल्कुल, जैसे अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग, अनुच्छेद 315 UPSC, और केंद्र राज्य टैक्स बंटवारे के लिए अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, और अनुच्छेद 148 CAG जिसे पब्लिक पर्स का रक्षक कहते हैं। CAG और चुनाव आयुक्त को हटाना तो सुप्रीम कोर्ट के जज जितना ही मुश्किल है ना। हाँ, महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है विशेष बहुमत के साथ। और नीति आयोग जो 2015 में बना, वो तो एक कार्यकारी निकाय है जिसके अध्यक्ष PM होते हैं। कुछ बड़े अधिनियमों ने भी तो ताकत जनता को दी है, जैसे 2005 का RTI और 2009 का RTE। और राजनीति की सफाई के लिए 10वीं अनुसूची, 52वां संशोधन 1985 दल बदल विरोधी कानून। चलिए अब नवीनतम संशोधनों पर आते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में लेटेस्ट ट्रेंड्स बहुत पूछे जाते हैं। तो 101वां संशोधन GST से जुड़ा है, 103वां EWS के लिए 10% आरक्षण, 104 ने SC/ST आरक्षण बढ़ाया और एंग्लो इंडियन मनोनयन समाप्त किया, और सबसे नया 106वां नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण के लिए। और वो 61वां संशोधन भी बहुत क्रांतिकारी था, जिसने वोटिंग की उम्र 21 से 18 कर दी। तो हमने लगभग हर अहम पहलू को छू लिया है। लेकिन चर्चा समाप्त करने से पहले मैं एक अप्लाइड पॉलिटी का केस स्टडी सामने रखना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, इसके बिना तो डीप डाइव अधूरी है। तो सोचिए, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है और अचानक देश को किसी नए कानून की सख्त जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा? ऐसे में इंतजार करना तो बहुत खतरनाक हो सकता है। एग्जैक्टली। और यही काम आता है अनुच्छेद 123। अच्छा, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस? हाँ, इसके तहत
राष्ट्रपति और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। लेकिन अगर अध्यादेश की शक्ति कानून के बराबर है तो सरकारें हमेशा इसी का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? क्योंकि ये शक्ति स्थायी नहीं है। सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर इसे पारित कराना अनिवार्य होता है। मतलब ये व्यवस्था दिखाती है कि हमारा संविधान कितना व्यवहारिक और लचीला है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने एसएससी सिविक्स का पूरा सिलेबस शुरू से लेकर अंत तक कवर कर लिया है। और हाँ, अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एसएससी एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। रॉकेट फायर। जय हिंद, जय भारत।